आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ज़रूरी चैप्टर एंड बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक ठाक चैप्टर है, आप समझ जाओगे। वीडियो देखने के बाद जब आप निकलोगे तो आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कैसी प्रॉपर्टी इलास्टिक, मतलब देखो पहले तो इलास्टिक समझते हैं होता क्या है। आपने रबर बैंड देखा है, रबर बैंड देखा होगा कि जब उसको ऐसे करके खींचते हैं तो उसको छोड़ने, फोर्स लगाने के बाद फोर्स छोड़ते हैं तो वो अपनी डिफॉर्मेशन फोर्स के बाद वो अपनी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वो तो हो गया फोर्स, ठीक है ना। लेकिन देखो ये बच्चे क्या है, ये सॉलिड है। अगर मैं इसको खींचूं या फिर इसको बीच से मोड़ूं या फिर बच्चे कुछ मैं इसको दबाऊं तो एक पॉइंट आएगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रेस हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो, और देखो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इसके साथ हो रहा होगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ दिक्कत तो उसके साथ आ रही होगी। मैं मान लो बच्चे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ तो आपको दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कम फोर्स लग रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है इसके अंदर छेद हो जाए या फिर ये तो इसको मैं करूँ ये या फिर ये टूट जाए, है ना, या फिर ये टूट जाए। तो बच्चे हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मतलब कि वो प्रॉपर्टी सॉलिड की कि जब हम सॉलिड को खींचते हैं, दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और अगर वो चेंज आता है तो क्या वापस रिगेन कर लेता है। मतलब कि वो रबड़ की वो प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, रबड़ की वो प्रॉपर्टी जब फोर्स लगाने पर और फोर्स हटाने पर, वो फोर्स लगाने पर शेप चेंज होता है और फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है, तो वो होता है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की वह प्रॉपर्टी कि फोर्स लगाऊं, स्ट्रेस लगाऊं, स्ट्रेन लगाऊं, फोर्स लगाऊं तो अपना शेप चेंज कर ले, हटाऊं तो अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो ये तो हो गया प्लास्टिक इलास्टिसिटी। तो लेकिन ऐसे भी तो होता है भाई, अगर मैं लोहे को गर्म करके पीटता जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना लोहे का शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो वो पॉइंट, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, कितना फोर्स पर वो इलास्टिसिटी शो करता है और कितने फोर्स पर वो, कितने फोर्स के बाद वो प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिक की तरह शो करता है, मतलब शेप चेंज कर लेता है। यही सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर। बहुत ईजी रहेगा, बहुत समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहना, ठीक, बहुत ध्यान से देखते रहना। अभी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अभी यार मैटर का मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है कि मॉलिक्यूल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, देखो ये बात समझना जरूरी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। देखो बच्चे ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है मैटर के अंदर। देखो बच्चे ये क्या है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अंदर मतलब इसका जूम कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा फोर्स है जो इनको जोड़ के रखा हुआ है, जो इनको बाइंड करके, जो इनको बांध के रखा है, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसके मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल आप दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है, क्या एक फोर्स से अट्रैक्टेड है, एक फोर्स से अट्रैक्टेड है, उस फोर्स को ठीक है क्या कहते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो वो कैसे आता है हम देखेंगे, यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। अभी बात समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो अभी क्या, मैटर इज द मेडअप ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, मैटर की मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे हैं कि भाई उसका बनता कैसे है। तो वो मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है भाई। फोर्स विच एक्ट बिटवीन देम एज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। जितना फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा मैटर के बीच में वो सॉलिड, थोड़ा कम रहेगा लिक्विड, थोड़ा ज्यादा रहेगा वो गैस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ज़्यादा होगा तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं बिल्कुल ऐसे करके, तो मतलब ये सॉलिड हो गया। अब ये ऐसे है, ठीक है, तो ये फ्लूइड हो गया या फिर क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। अब बहुत दूर दूर है तो गैस हो गया, तो फोर्स बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
होता है। द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये तो बता रहा हूँ कब से, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अभी दो फोर्स आ गए, फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बच्चे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए एंड बना लो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं तो आपको आना चाहिए। क्या हो रहा है कि रिपल्सन जैसे ही घट रहा है, ठीक है, रिपल्सन जैसे ही कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, शेप साइज बिल्कुल चेंज है, सेम है, ठीक है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ आर समझ रहे हो, आर बढ़ता गया, समझ रहे हो ना, आर बढ़ता गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हेन द सेपरेशन इज लार्ज, द फोर्स बिटवीन टू एंड मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिव एंड वीक। जब सेपरेशन ज्यादा है तो क्या होता है, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिव एंड वीक। एज द सेपरेशन डिक्रीजेस, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। ऑब्वियस बात है बच्चे, थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए मैं। द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज अप टू द पर्टिकुलर वैल्यू एंड बियॉन्ड दिस द फोर्स बिटवीन द रिपल्सिव। ठीक है, अभी समझाता हूँ तुमको ये क्या है, पता है क्या है, कि देखो ये मॉलिक्यूल है, क्या है बच्चे, ये मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक, ये मॉलिक्यूल है। अभी क्या है बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक। तो मान लो ये आर है, ये आर नॉट है मान लो, तो इसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स कम कम होगा क्योंकि दूर दूर है। अब जैसे ही पास आएंगे, जैसे ही मुझे ये पास आएंगे, ठीक, तो क्या होगा, अभी क्या होगा, अब दोनों ही पास आ चुके हैं तो आर की वैल्यू कम गई, जितना आर कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा या फिर रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इंक्रीजेस, अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो, अगर आर डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ फोर्स ज्यादा है, यहाँ एफ ग्रेटर है और एफ ये स्मॉलर है, क्या है, एफ स्मॉलर है, ठीक। तो ये बात समझ में आई आपको, यही है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। अभी क्या कहता है कहानी के अंदर, अभी कहता है भाई, हाँ, तो बियॉन्ड दिस द फोर्स बिकम रिपल्सिव, ठीक है ना। अब रिपल्सिव फोर्स और, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव जब मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो फोर्स जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर दूर भेज रहे हैं वो रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। तो आर अगर बहुत बड़ा है, बहुत दूर है दोनों के बीच में आर डिस्टेंस, तो फोर्स अट्रैक्टिव कम होगा, रिपल्सन भी कम होगा, ठीक है। दोनों ही पास होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा है, रिपल्सन फोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात वही है, a distance r is r naught, the net force between the molecule is 0। हाँ, अगर r naught के बराबर था ऊपर तो क्या था, नेट फोर्स था वो 0 था। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ठीक। जहां पे r naught के बराबर होता है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है तो कुछ मॉलिक्यूल अपने स्टेडी स्टेट में रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम सेपरेशन। देखो बच्चे, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको, सब टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है, किस बला का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आगे देखते हैं, इन लिक्विड द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज समवट लार्जर। देखो, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज समवट द लार्जर। लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो एवरेज सेपरेशन है, हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में, फिर लिक्विड अब आएगा गैस के बारे में, तो क्या होता है जो सेपरेशन होता है एवरेज का वो थोड़ा लार्ज होता है, ग्रेटर देन हमारा सॉलिड, फिर ठीक है ना यार। अभी सॉलिड के तो बाइंडेड है, कहाँ, बिल्कुल सेपरेट नहीं है, अब लिक्विड के थोड़ा दूर है, गैस के और दूर है ना। अभी मान लो यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए दोनों चिपके पड़े हैं, ठीक है ना। थोड़ा अब आएगा भाई, अब इनमें थोड़ी लड़ाइयाँ हो गई, अब ये लिक्विड बन गए तो ऐसे हो गए, लिक्विड बनते ऐसे हो गए, अब थोड़ा आराम से घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होता है भाई, और झगड़ा होता है इनमें, अब झगड़ा होता है, किसी ने हीट दिया इसको, किसी ने
घी डाला, आग लगाया, तो आग लगाया तो गैस बनेगा, गुस्सा आएगा, तो और दूर दूर हो गए। अब देखो मस्त से घूम रहे, एक मोलिक्यूल यहाँ घूम रहा है, एक मोलिक्यूल यहाँ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहे। तो मतलब इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा हो गया। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन गैस द इंटरमोलिकुलर फोर्स सेपरेशन इज सिग्निफिकेंट लार्जर, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब ठीक है। और क्या है भाई, एंड द मॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक, ठीक, वो मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। हाँ भाई, वही तो, एक पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, एक पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहे, तो भाई कहाँ है अट्रैक्शन, तभी देखते हो ना तुम। चाहे आप 1 किलो, आप अगर आपके पास एलपीजी का सिलेंडर होगा, अगर आप 1 किलो आप गैस डालो और उसका नोजल दबाओ, तब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और आप 10 किलो डालो तब भी बाहर नोजल दबाओ, बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो निकलना चाहते हैं बाहर, दीवारों पर टकरा रहे होते हैं, जहां से जगह निकलेगा वहां से निकल जाएंगे। लेकिन लिक्विड का ऐसा नहीं है, सॉलिड का ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 8th क्लास की बात है, थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आता है बस। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर द मोस्ट फ्री टू मूव इनसाइड द कंटेनर, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया आपको, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। अगर ये बात आपको डिपिक्शन में करना हो, पिक्चर बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक, और ये लेंगे और इसमें ये गैस पार्टिकल दिखा दो, ठीक है। ठीक है, एंड यहां पे लिख दो गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक है, ठीक, ये सब बेसिक है, देख लो भाई। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है इसके अंदर कि इलास्टिसिटी होता क्या है। तो मैंने आपको इस चैप्टर पढ़ाने की शुरुआत में बताया इलास्टिसिटी। अगर मैं किसी के ऊपर फोर्स लगाऊं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं, एंड वो उसको कहते हैं, फोर्स लगाने को डिफॉर्मेशन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स, कि मैं फोर्स लगाया, उसका शेप चेंज होगा, चाहे मैं वो पुल करूं चाहे पुश करूं, तो उसका डिफॉर्मेशन फोर्स हो गया। डिफॉर्मेशन मतलब कि नया फॉर्म उसका बन रहा है, ठीक है। और अगर फोर्स हटाऊं, फोर्स लगाऊं और फोर्स हटाऊं, तो अगर वो फिर से अपनी शेप रीगेन कर लेता है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी कहा जाता है। इसमें ई की वैल्यू 0 होती है, इसमें ई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ठीक है। ई होता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पिछले चैप्टर बताया था आपको, समझ जाओगे आप। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहरी फोर्स लगाया जाए, बाहरी ताकत लगाया जाए, तो इट्स शेप एंड साइज बोथ चेंजेस, उसका आकार और साइज दोनों ही बदल जाता है। डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, मतलब कितना डिफॉर्मेशन होगा वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, एंड शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप और उसके मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल फोर्स, मतलब 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन कितना होगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल। दूसरा भाई, दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड बच्चे थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा कि बच्चे शेप ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के शेप पर भी डिपेंड करता है, ठीक। ये हमारा डिपेंड करता है कि डिफॉर्मेशन कैसा होगा और कितना होगा। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर विड्रॉन, जब डिफॉर्मिंग फोर्स, जब फोर्स हटाया जाता है, तो बॉडी ट्राई टू रीगेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या होता है, जो सॉलिड बॉडी होता है वो चाहता है कि मैं फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाऊं, ठीक है, चाहता है कि मैं फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाऊं। अगला पॉइंट क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी।
तो प्रॉपर्टी ऐसे मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वो चाहता है कि अपने शेप को रिगेन कर ले आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मेशन फोर्स इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मैटर और दैट उस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए हम इसको डिपिक्शन से भी समझते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं डिफॉर्मेशन फोर्स लगाऊं और बॉडी के शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाता है, और कितना चेंज होता है किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है और मटेरियल कैसा है और फोर्स कितना लगाया गया है। और वो प्रॉपर्टी जब फोर्स हटाऊं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आना चाहता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो बच्चे, ये क्या है, एक है ये एक स्क्वायर है। क्या है ये? एक स्क्वायर है। एंड हमने इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ से हम इसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ से ये फिक्स है। ठीक है बच्चे, यहाँ से ये फिक्स है। अभी क्या होता है कि इसके ऊपर ना हर तरफ से हाइड्रोलिक फोर्स लगा जाता है, हर तरफ से नहीं, तीनों तरफ से। ठीक है, हाइड्रोलिक फोर्स लगाया जाता है। एफ क्या है? डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्मेशन फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया जाता है। तो अभी क्या होगा भाई, फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अभी यहाँ कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आता है। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको इसी पेज पे हो जाएगा काम आसान। ठीक है, तो क्या है बच्चे कि ये रहा। ठीक, तो ये होता है, फोर्स लगाया। अभी दिक्कत क्या है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना, तो चेंज आता है इसमें, तो चेंज आता है। देखो अभी क्या चेंज आता है इसके अंदर। देखो बच्चे, चेंज ये आता है कि बॉडी जो है साइज में छोटी हो जाती है। ठीक है, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको, बॉडी साइज में छोटी हो जाती है। पहले इसका रियल साइज क्या था? मान लीजिए रियल साइज ये था। ठीक है, अब जो उसका साइज आएगा घटने के बाद, एंड बच्चे उसकी साइज ये रह जाती है। ठीक है ना, एंड फोर्स के बाद। लेकिन ये क्या होता है, एंड ये इसका मान लो डी है, डेल्टा डी, डेल्टा डी, ओनली डी मान लो। ठीक, तो इसका साइज छोटा हो गया। तो ये तो वाई वॉल्यूम, वाई एरिया। ठीक है, तो चेंज कैसे कैसे हो सकता है आगे हम पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, लेंथ में चेंज हो सकता है, तो इसका हम अलग पढ़ेंगे। फिर एरिया चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है एरिया चेंज, या वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है ना, और ये अपना वापस फोर्स हटाने के बाद रीगेन करना चाहेगा, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। एंड अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आते हो और ये लिख देते हो कि ये या तो लेंथ चेंज कर सकता है, ये एरिया चेंज कर सकता है, ये वॉल्यूम चेंज कर सकता है, कि डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाता है। ठीक है, डेल्टा एरिया अपॉन में एरिया हो जाता है, और डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लोगे, डेरिवेशन तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो आपको इलास्टिसिटी समझ में आ गया है। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो बच्चे, ठीक है, अगर आपको टाइम बचाना है ना तो 1.5x पे देख लो। अगर आपको टाइम बचाना है तो 1.5x पे देख लो, देख जरूर लो भाई, क्योंकि ये आप ही का फायदा है। एंड एनओएस वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है ये, आप देख लो। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ जाए महाराज, आगे बढ़ जाए। चलिए, समझ में आ गया है, मुझे पता है। इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? सिंपल सी बात है भाई, इलास्टिक बॉडी वो है जो डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद, अगर मैं डिफॉर्मेशन फोर्स हटाता हूँ तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज रिगेन कर लेती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये इलास्टिक बॉडी कहते हैं। प्लास्टिक बॉडी वो होती है अगर किसी बॉडी के ऊपर मैं डिफॉर्मेशन फोर्स लगाऊं और फोर्स हटाऊं तो उसकी बॉडी जो शेप और साइज में चेंज आया था और वो रिगेन नहीं कर पाएगा, तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ के समझा देंगे और पढ़ के भी समझाएंगे। A body which regain its original state completely on removal of the deformation force is called a perfectly elastic body.
एक ऐसा बॉडी जो अपनी ओरिजिनल स्टेट को वापस पा लेता है सिर्फ उसके क्या करने पर, सिर्फ डिफॉर्मेशन फोर्स को रिमूव करने पर, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक, अब आता है अगला पॉइंट, और दूसरा आता है, ये आएगा प्लास्टिक के लिए, ये था इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा दूसरा क्या है, ऐसा भाई प्रॉपर्टी इसको फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स लगाऊं, लेकिन जब डिफॉर्मेशन फोर्स हटाऊं तो उसका शेप और साइज फिर से ओरिजिनल में ना आ पाए, तो उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। तो पढ़ के देखते हैं, ठीक है। इफ इट इज अ कंप्लीटली रिटेन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म इवन ऑन रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, रिटेन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म इवन द रिमूविंग ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, so no tendency to recover the deformation, it's said to be perfectly plastic, said to be perfectly plastic। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। अभी बच्चे इलास्टिसिटी हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी तो पढ़ लिया कि मैटर का मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स होता है, सब। अब इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है भाई, क्या काम कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है, कैसे कैसे डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने पर वो रिगेन कर लेता है, और कब तक रिगेन कर लेगा, ये भी तो है। कि भाई चलो ठीक है, मैंने लगाया फोर्स, मैं रबर बैंड को, मैं रबर बैंड है, मैं खींच रहा हूँ उसको, खींच रहा हूँ, एक टाइम तो आएगा ना भाई रबर बैंड टूटेगा और मेरे हाथ पे चोट लगेगा। ऐसा होता है ना, अब रबर बैंड खींचते हो और छोड़ते हो तो अपनी शेप में आ जाता है, लेकिन अगली बार बहुत तेज खींचते हो, यहाँ तक ले आते हो, थोड़ा आगे ले जाते हो, टूट जाता है, फिर हाथ पे बहुत तेज चोट लगता है। तो मतलब वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, वो जो जहाँ पे शेप चेंज हो जा रहा है, वो इलास्टिसिटी वहाँ की टूट जा रही है। इलास्टिसिटी एक लिमिटेड टाइम तक ही, लिमिटेड फोर्स तक ही काम करता है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी लिमिटेड टाइम तक ही काम करता है, लिमिटेड फोर्स तक ही काम करता है। तो ये पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी होता क्या है इसका। ड्यू टू इंटरएटॉमिक फोर्स solid takes such a shape that each atom retain its stable equilibrium। मतलब कि इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण हर एटम जो है अपना स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम चाहता है और अटेन कर लेता है, ठीक है, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म, एटम हैड द डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन। ठीक, अब चलिए भाई, क्या है बच्चे, मान लो ये एटम है, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, ये मान लो बच्चे एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्लाउड भी होगा ना, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड में समझाता नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो ये मान लो एटम है, अभी एटम आपस में जुड़े हुए हैं, अभी मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया, ठीक है। तो कुछ क्या, अभी तो बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं, जब फोर्स लगाऊंगा तो कम फोर्स में तो वापस आ जाएगा, लेकिन बहुत फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा कि हो सकता है ओवरलैप भी कर जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी एटम होगा ना। अरे भाई बॉडी इसके ऊपर भी एटम होगा, इसके बराबर भी एटम है, तो क्या होगा, हो सकता है इसके ओवरलैप भी कर जाए, ठीक है। तो हो सकता है अपने वो डिस्प्लेस ही हो जाए, या फिर एटम, ये वाला एटम यहाँ पहुंच जाए, ये वाला एटम यहाँ पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह चेंज कर लेगा। भाई ज़्यादा ताकत लगाऊंगा तो चेंज कर ही लेगा ना। तो बच्चे मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, एक क्लास का बुली बच्चा है जो सबको बुली करता है, एक कमजोर बच्चा है, उसको बोलेगा ओ अरे हट जा भाई, ये मेरी जगह है, वो नहीं हटेगा, बोलेगा हट जा भाई मेरी जगह है, मैं बैठूंगा, वो फिर बच्चा नहीं हट रहा, फिर बोलेगा टपली मारेगा, हट हट जा मैं बैठूंगा, तो उसने ज़्यादा ताकत लगाया। तो मतलब एक थ्रेशोल्ड था वो बच्चे का, ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल सही लगा होगा, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड था किसी बच्चे का, कि बच्चे को हटाने का, कि वो बच्चा शरीफ से बच्चे को एक थ्रेशोल्ड लगा कि भाई इतने में तो यार हटना पड़ेगा ना, ये मारेगा, ठीक है। तो उसने अपनी जगह चेंज कर ली, तो डिफॉर्मेशन हो गया ना, कम फोर्स लगा रहा था नहीं हट रहा था वो, ज़्यादा लगाया हट गया वो, ठीक है। ऐसे करना नहीं चाहिए यार, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंजेस, ठीक है। तो जब सॉलिड के अंदर फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस के चेंज हो जाता है और अपना पोजीशन भी चेंज कर लेता है,
और डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है, इसलिए वो अपना शेप साइज चेंज कर लेता है। चलिए, इफ इन द डिफॉर्मेशन द सेपरेशन इंक्रीजेस बियॉन्ड देयर इक्विलिब्रियम, separation R is greater than R naught, the strong attractive force are developed, and however if interatomic separation decreases, strong repulsive force are developed. This factor called the restoring force. अभी अंग्रेजी में पता नहीं क्या लिख दिया, पता नहीं अंग्रेजी में क्या लिख दिया है, समझ में नहीं आया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है, हम इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं ना, तो सॉलिड है, मैं इसको दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो इसके पास ऐसा फोर्स है। अभी एक टाइम मैं बहुत लगा दूंगा तो चपटा होकर टूट जाएगा, लेकिन मैं कम ताकत फोर्स लगा रहा हूं तो इसने क्या किया, अपना डिफॉर्म कर लिया, डिफॉर्म कर लिया। तो जो मैंने फोर्स लगाया इसके पास एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग, क्योंकि अब वो रीस्टोर कर रहा है। तो जितना फोर्स लगाया अपने आप, जब तक फोर्स लगा रखा है आपने, उसका शेप चेंज है। ठीक है ना, जैसे आप पेट अपना खींच देते हो ऐसे करके, ठीक है ना, जैसे कोई लड़की आती है मेट्रो वगैरह में, ठीक है ना, पास से हो जाती है, आप ऐसे कर लेते हो, इसका पेट निकला होता है, तो ठीक है, आपने क्या किया, फोर्स लगा के अंदर खींच लिया, फिर जैसे निकलती है ऐसे कर लेते हो, बाहर आपका पेट बाहर, आपने ऐड भी देखा होगा ऐसा। ठीक है, तो क्या आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, फॉर्म डिफॉर्म हो गया, अब परमानेंटली तो ना हो जाएगा, परमानेंटली तो मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स भी अंदर से हो चुका है। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे क्या होगा कि एक बच्चे, जैसे कि आप पेट अंदर करके अब छोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो भी तो एक प्रकार का मैटर है ना, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आने के लिए समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ठीक है, तो वहां पे एक बार क्या हुआ, फोर्स रिस्टोर हो रहा है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, मैंने स्प्रिंग को शेप चेंज किया, उसको दबा दिया, अब डिफॉर्मेशन के कारण डिफॉर्म हो चुका है वो। तो जैसे ही फोर्स, इसके अंदर एक और फोर्स डेवलप हो चुका है, वो क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण, क्योंकि अभी जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी मजे से कट रही है, ना बाहरी फोर्स कोई लग रहा है, ना जिंदगी कोई परेशान कोई कर नहीं रहा। अभी कोई आता है बाहर से परेशान करने के लिए, एंड उसको यहाँ से ये प्रेस हो जाता है, यहाँ से ये प्रेस हो जाता है। तो जैसे ही प्रेस होता है तो उसके अंदर एक और फोर्स इकट्ठा हो जाता है, जो चाहता है कि वो उसके रियल शेप में आ जाए, तो उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको बोल सकते हैं कि वो रीस्टोरिंग फोर्स रिपल्सन दे रहा होता है, कि जो उसके मैटर्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं वापस से अपनी रियल पोजीशन पर आ जाऊं, तो एक रिपल्सिव फोर्स दे रहे होते हैं। बस इतना ही लिखा हुआ है अंग्रेजी में इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में। जैसे कि आपको जो स्ट्रेस होता है ना, कि सर पेपर अच्छा नहीं जा रहा, कैसे पास होऊंगा या कैसे पास होंगी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत दिक्कत हो गया है, तो उसी स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। वो थोड़ा आप मेंटल स्ट्रेस लेते हो, लेना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन लेते हो तो भाई पढ़ो ना, तो पढ़ोगे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। ठीक है ना, डेली आप आधा घंटा पढ़ोगे तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, और ये देख लो 1.5x पर देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भाई स्ट्रेस पढ़ लेते हैं यार। तो स्ट्रेस कुछ नहीं है, वो प्रेशर की तरह ही होता है। ठीक है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे कुछ ऐसे काम हो रहा होता है, समझेंगे, पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो क्या लिखा भाई, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब क्या है ये भी एक प्रकार का प्रेशर है। देखो ना, स्ट्रेस है, मतलब कि वो भाई दबा दबा रहता है, ठीक है ना, बहुत डरा डरा रहता है, बहुत स्ट्रेस है उसके अंदर, लेकिन वो खुलना चाहता है, ऐसा करके वो खुलना चाहता है। तो खुलना चाहेगा तो मतलब स्ट्रेस फ्री होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा, स्ट्रेस फ्री, मजे से जिंदगी कटने का, मतलब उड़ता चलूं मस्त मगन में, मतलब वो जो गाना है, ठीक है ना, मतलब अपना स्ट्रेस दूर करना चाहता है। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए, ठीक है बच्चे, अपने को उसको फ्री रहना पड़ेगा। तो मतलब जितना डिफॉर्मेशन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है पर यूनिट एरिया, उसको ही कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आ पाया होगा मैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स एरिया, एफ स्टोर इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, एफ बाय ए होगा बच्चे, ठीक, एफ बाय ए होगा। ठीक, तो आई होप आपको मैं समझाता हूँ, अभी ज़्यादा समझ में आएगा, देखना अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो भाई कि यार एक बॉडी में ना ये है, इसको यहाँ से हिंज किया गया है, मतलब बांध दिया गया है। ठीक है, ये मान लो इसका एरिया है ए, एरिया है ए, ये इस वाले का एरिया नहीं है, इस वाले का एरिया, एंड ये क्यूब है।
क्या है, क्यूब है। क्यूब में 6 के 6 साइड का एरिया बराबर होता है। फोर्स यहां से लग रहा है ऐसे, ठीक, फोर्स ऐसे लग रहा है। तो जैसे फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो उसके शेप में चेंज आता है, सब में चेंज आता है बच्चे, इसमें भी चेंज आएगा, ये बदल जाता है। राज तुम बदल गए हो राज, ये बोलेगा, स्ट्रेस बोलेगा राज तुम बदल गए हो राज, रिस्टोरिंग फोर्स लगाओ राज, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो मान लो इसका रियल शेप ये था, ठीक है, एंड वहां पर जैसे कुछ चेंजेस आएगा, ठीक, तो यहाँ तक वो पहुंच जाएगा। मान लीजिए इसको वो कर देते हैं, ठीक, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। चलो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक, ये कुछ चेंजेस आ जाएगा ये स्ट्रेस के कारण। लेकिन एक पॉइंट आएगा, तभी तक वो क्या करता है, इलास्टिसिटी शो कर सकता है। लेकिन इलास्टिसिटी भी ब्रेक होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आता है जहां इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म होना शुरू हो जाती है। भाई अब मैं उसको दबाता रहूंगा दबाता रहूंगा दबाता रहूंगा, तो एक टाइम तो ऐसा रहेगा ना, वो दबा रह जाएगा, वो दबा ही रह जाएगा, वो हटा हुआ रह जाएगा, वो स्ट्रेस में रह जाएगा। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो है फोर्स अप्लाइड, कैसे लिखेंगे, फोर्स को लिखो डिफॉर्मेशन फोर्स, क्या लिखो, डिफॉर्मेशन, बच्चे नोट करते रहो, ठीक है ना, बाकी तो वीडियो आपके पास है ही। डिफॉर्मेशन फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अभी क्रॉस सेक्शन कौन सा है, जिधर से फोर्स लग रहा है ना, मतलब इधर से फोर्स लग रहा है, क्योंकि यही शेप तो इधर होगा, यही शेप तो इधर होगा, इसको थोड़ा 3D में बनाया जाए तो ऐसा दिखेगा ना, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस वाले एरिया में, तो यहाँ फोर्स लग रहा है, तभी तो वो उधर गया, तभी तो वो उधर गया। तो अगर ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये फोर्स एक ही बराबर है ना, तो वही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वही क्रॉस सेक्शन एरिया नीचे आएगा, तो एफ अपॉन में ए हो जाएगा। तो मतलब ये स्ट्रेस के बराबर होता है, और ये स्ट्रेस का जो यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कर लो नोट। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है ना, स्ट्रेन भी आएगा टॉपिक अभी आगे। अभी स्ट्रेस भी अलग अलग आएगा भाई, कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये सब आएगा अलग अलग, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट ऐसे खींच रहा हो तो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। इफ द डिफॉर्मेशन फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द लॉन्गिट्यूडनल। अगर स्ट्रेस जो है बॉडी के लेंथ में चेंज कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी को थोड़ा बढ़ा दे, एक्सटेंड कर दे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एग्जांपल, कि उसके साइड, उसका लेंथ में ही बढ़ गया, लेंथ साइज इंक्रीज हो गया, तो वो स्ट्रेस के कारण ऐसा होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। और अभी नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली एंड नॉर्मली all over the surface of the body so that the change in its volume occur without change in shape, we call stress produces normal stress। देखो भाई क्या कहते हैं, कि यार किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया, ठीक है ना, उसके साइज में चेंज आ गया, शेप में चेंज नहीं आया, ठीक है। मतलब कि उसके सारे क्रॉस सेक्शन में बराबर फोर्स लग रहा था, बराबर डिफॉर्मेशन फोर्स लग रहा था, कि वो चारों तरफ से बड़ा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन शेप में चेंज नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप भी चेंज हो रहा था, है ना, यहाँ पे क्या शेप चेंज हो गया था, है ना, क्योंकि एक ही साइड से लग रहा था ना, शेप चेंज हो गया। लेकिन अभी क्या है, अभी कहानी क्या है, कि ये कहानी है, अभी यहाँ पे इसको हिंज कर रखा है, मतलब बांध दिया है बॉडी को, ठीक है ना, सरफेस, ये सरफेस है, ठीक, क्या ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, ये क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है बच्चे, ठीक,
और ये क्यूब है, समझ जाना आप, ये क्यूब है, तो ये क्यूबिकल है। एंड इसको क्या बच्चे, बाहर से सारा फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, ठीक। अब ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो इसका शेप वही रहेगा, ठीक है, बस साइज चेंज हो जाएगा, ठीक, साइज इसका चेंज हो गया इसके स्ट्रेस के कारण, मतलब शेप में नो चेंज बट साइज में छोटा या बड़ा हो गया जो भी है, ठीक। तो उसका है क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो भाई, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ोगे तभी अपने माता पिता का जो भी उनकी मनोकामना है पूरी कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है यार, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे की कहानी कहती है, आगे कहानी यहाँ कहती है, यही है, ठीक है, जो मैंने बनाया अभी आपके लिए, कि चारों तरफ से एक क्यूब है, चारों तरफ से एफ फोर्स लग रहा है, तो उसके क्या हो गया, शेप में, शेप वही है, स्क्वायर का क्यूब है, बस साइज छोटा हो गया, उसको कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है ना। अब आ गया शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस मैंने बताया आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले बताया था। देखो, ये देखो, ये कौन सा स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस। एंड ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, आपको उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। और क्या, एक बुक लिया आपने और बुक को जब प्रेस करोगे तो बुक का साइड ऊपर का हिस्सा है वो आगे बढ़ जाता है और नीचे का सेम रहता है, इसकी तरह। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे चला जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना, ये फिक्स रहेगा, इसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। If the deforming force act tangentially or parallel to the surface, अगर deformation force की tangentially या फिर surface के parallel चले तो so the shape of the object is changes without changing the volume of the stress। वॉल्यूम मतलब कि पहले में कि नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है जहाँ वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। और जहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है लेकिन शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बुक पे फोर्स लगाया, ठीक है, एंड बुक थोड़ा हिल गया, थोड़ा आगे हो गया, ऐसे हो जाता है ना, एक बुक ऐसा है मान लो, ठीक, थोड़ा फोर्स लगाया ऐसे ऐसे हो जाता है, एंड पे ये आगे ऊपर वाले पेज आगे हो जाते हैं, नीचे वाले पीछे हो जाता है, एक ऐसा बन जाता है ऐसा, ठीक। तो उसको कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस, कि जब फोर्स पैरेलल लगाया जाए, उसके सरफेस के पैरेलल लगाया जाए तो कहते हैं, देखो इधर देखो, तो क्योंकि ये फोर्स है इस सरफेस के पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। चलिए अब स्ट्रेन क्या होता है, तो भाई अगर उसके डायमेंशन वगैरह में चेंजेस आते हैं तो उसका स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। अभी वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, शेप में चेंज आ रहा था, साइज में चेंज आ रहा था, अगर ठीक है, स्ट्रेन जो है कि अगर यार फोर्स लगाया जाए, उसका डायमेंशन बदल जाए फोर्स लगाने से, तो अभी देखते हैं, स्ट्रेन इज डिफाइंड चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मतलब स्ट्रेन क्या होता है, मैं बताया था आपको जस्ट थोड़ा देर पहले लिख के, कि अगर उसका एरिया चेंज हो रहा है, मान लो डक्टाइल बॉडी है, लोहा एक डक्टाइल है, चाहे सोना एक डक्टाइल है, उसको पीट रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा है लंबी सीट बन जाएगी उसकी, लंबी सीट, तो एरिया तो जो उसका एक्चुअल एरिया था वो नीचे आएगा एंड चेंज इन एरिया ऊपर आएगा, चेंज इन एरिया अपॉन में एक्चुअल एरिया, उसको कहते हैं स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, स्ट्रेन, ठीक है, ऐसा होता है। सिंपल लिख के दिखा दूं क्या आपको, ठीक है, कि बच्चों डायमेंशन में क्या कर, यहाँ पे डायमेंशन में चेंज आता है, मतलब कि लेंथ में चेंज आ रहा है डेल्टा एल अपॉन में एल, एरिया में चेंज आ रहा है डेल्टा ए अपॉन में ए, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है डेल्टा वी अपॉन में वी। अभी आप v को एल क्यूब भी लिख सकते हो अगर क्यूब है तो, ठीक है, ए को
एल स्क्वायर भी ले सकते हो, अगर कि स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हो। देखो इसमें रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा एल बाय एल, ये क्या आएगा डेल्टा एल का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर, एंड यहाँ पे डेल्टा एल क्यूब अपॉन में एल क्यूब। ठीक, अगर वो क्यूब है, ये स्क्वायर है और ये एक लाइन है तो एल का। चलिए नोट कर लो भाई, आगे देखते हैं। अब लीनियर स्ट्रेन क्या है भाई, तो ऐसा स्ट्रेन जो उसके लीनियर एल में चेंज कर दे, लेंथ में चेंजेस ला दे, ठीक है ना। तो इफ एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मिंग फोर्स द लेंथ ऑफ एल ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय डेल्टा एल, देन द इनर लीनियर स्ट्रेन चेंजेस इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लीनियर लेंथ, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ अपॉन में होता है, मतलब डेल्टा एल अपॉन में एल, सिंपल डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन में अगर एल हो गया, ठीक है, आपने एक रॉड लिया, ठीक है, एंड उस पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एंड अगली बार वो यहाँ से थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है, तो अगर मान लो ये एल प्लस डेल्टा एल हो गया और ये एल था, तो चेंज इन एल अपॉन में एल जो है वो हमारा होता है लीनियर स्ट्रेन। ठीक, तो मतलब जो डेरिवेशन है ना, यही डेरिवेशन कराया मैंने आपको। ठीक, यही डेरिवेशन है इसका। चलिए यहाँ पे एक यंग मॉडुलस वगैरह आएगा ना, वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये सब तो बहुत इजी चल रहा है, बहुत आसान है, ठीक है, आपको आसान लग भी रहा होगा। अब वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है भाई, वॉल्यूम चेंज आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेन में वॉल्यूम में चेंज आ गया, ये डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि पूरे वॉल्यूम में ही चेंज आ गया, तो वहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया, तो डेल्टा वी अपॉन में वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, फोर्स लग रहा है तो प्रेशर लग रहा है चारों तरफ से, तो फोर्स प्रेशर द वॉल्यूम वी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय डेल्टा वी विदाउट चेंज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी, बिना शेप चेंज हुए उसकी बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, देन द वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कि कुछ नहीं होता है, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में वी को क्या कहेंगे, हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है ना, बहुत इजी भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेन भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो भाई लेंथ में चेंज हो रहा है, बस ये बहुत आसान चीज़ें हैं। अब शेयरिंग स्ट्रेन तो शेप में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। When deforming force are tangential, जब डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल हो और पैरेलल हो सरफेस के, then given to the angle L through the which the line perpendicular the fixed plane is turned to the deformation। सिंपल सा अंग्रेजी में कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर कि जब आप एक शेप हो यहाँ पे ऐसे, और जब उसके ऊपर डिफॉर्मेशन फोर्स लगाओ तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, तो जो उसका एल एंगल चेंज हुआ, एल थीटा जो चेंज हुआ, उसको कहेंगे हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, एंड अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर का बच्चे एक कर्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ बना हुआ है तो ये रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ये और जूम होता है तो नहीं होता, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो, ये आप 4 बार बना के देखोगे, ये पूरी एक कहानी की तरह है। एक मूवी देखा है आपने, मूवी जब मूवी देखते हो तो एक कहानी याद होता है आपको, यहाँ पे एक एक पॉइंट एक एक कहानी शो करता है, एक एक पॉइंट एक एक स्टोरी शो करता है, एंड जो हमने पढ़ा है ना स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, सब ये शो कर देता है, ये बता देता है। ठीक है, नीचे जो ये है, ये स्ट्रेन क्या है बच्चे, नीचे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, पहले यहां समझ लो। ठीक, अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही प्रोपोर्शनल जा रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या जा रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, कहां तक, पॉइंट ए तक। पॉइंट ए तक क्या हो रहा है कि बॉडी में फोर्स लगाया वापस आ गया, डिफॉर्मेशन फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया रिस्टोर हो गया, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया वापस आ गया, तो ये तो ऐसा हो रहा है।
यहाँ पे ऐसा हो रहा है ए तक की कहानी ये है, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिसिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब ए से बी जाता है, ए से बी की ओर जाता है, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि मैंने इसको दबाया, इसको थोड़ा मोड़ा, थोड़ा ताकत लगाया तो वापस आ गया, फिर मैंने जहां ताकत लगाया तो थोड़ा बहुत चेंज आया लेकिन वापस आया, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ गया उसके अंदर, तो वो बी पॉइंट है। ए से बी क्या है, वो जरा सा चेंज लेके आ गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर इलास्टिसिटी है। लेकिन बी एक ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब बी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इलास्टिसिटी खत्म, जहां पे इलास्टिसिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। अब बोलता है भाई अब मैं इलास्टिक नहीं रह पाऊंगा, अब तुमने बहुत ताकत लगा दिया मेरे पे, अब मैं बनूंगा प्लास्टिक, अपना भाई मैं अपना शेप साइज चेंज करूंगा, वॉल्यूम चेंज करूंगा, साइज चेंज करूंगा, रोकना है तो रोक लो या फिर फोर्स कम लगाओ, क्योंकि अगर बी पॉइंट तक पहुंच गए उसके बाद अगर आपने फोर्स लगाया तो वो प्लास्टिक बन जाएगा, प्लास्टिसिटी शो करेगा। अभी बी से सी तक क्या हो रहा है, देखो बी से सी तक थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, देखो बी से सी तक पहुंचा, अब देखो ये लाइन खींच आ गई, देखो अब यहां से लेकर यहां तक परमानेंट चेंज आ चुका है, आ गया ना ट्रेंड में, मतलब कि शेप साइज वॉल्यूम में परमानेंट चेंज आ चुका है इतना सा, ठीक है ना। अब वो सी उसका पॉइंट आ चुका है, अब वो इलास्टिसिटी खो चुका है अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो चुका है। अब यहां से ताकत लगाया, अगर आपने ई तक गए तो अपना और चेंज होगा, हमारे यहां तक आ गए तो ये देखो फिर चेंज आ गया। फिर अगर ई के बाद मुझे क्या होता है कि अभी पता है, अभी बॉडी ई से एफ, बॉडी अगर ई तक आ चुकी है और ई से एफ तक आ रहा है, और एफ एक ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या है, एक ब्रेकिंग पॉइंट है, मैं कि भाई मैं रबड़ खींच रहा हूँ, खींचता जा रहा हूँ और एफ तक पहुंच गया, एंड एक आएगा टूट जाएगा, काम आएगा जो जहां पे टूट रहा है वो एफ पॉइंट है, वो ब्रेकिंग पॉइंट है। एंड वो देखो कि ई और एफ में जितना ज्यादा दूरी रहेगा, जितना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस रहेगा, वो बताएगा कि बॉडी कितना डक्टाइल है, कितना हार्ड है, कितना वो प्लास्टिसिटी शो कर सकता है। कि बच्चे की मान लो कि आपने सल्फर का टुकड़ा लिया एंड उसको हथौड़ा मारा, वो तुरंत टूट गया। आपने लोहा का टुकड़ा लिया एंड उसका वायर बना दिया खींचते गए, एफ पॉइंट आया। तो जहां पे जितना ज्यादा आप खींच पा रहे हो, क्योंकि अब तो प्लास्टिसिटी खत्म हो चुकी है ना, जितना खींचोगे अब पता क्या है कि देखो यहाँ पे देखो एफ नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो है ना नीचे, मतलब अब फोर्स कम लगा रहा हूं मैं, यहाँ फोर्स ज्यादा लगा चुका था, अब मैं फोर्स कम लगाऊंगा ना, कम करता जाऊंगा, तब भी वो डिफॉर्म होता जाएगा, मतलब उसका शेप चेंज होता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जितना बढ़ता जाएगा, जितना ई और एफ में डिस्टेंस रहेगा, देरी रहेगी ब्रेकिंग पॉइंट में और ई में देरी रहेगी, उतना ही ऑब्जेक्ट का वो परफेक्टली डक्टाइल या फिर परफेक्टली तार बनाने में काम आ सकता है। तभी बच्चे तांबे का यूज़, कॉपर का यूज़ या फिर सिल्वर को बोलते हैं कि बेस्ट हमारा होता है वायर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो ई और एफ के बीच में डिस्टेंस होता है बहुत होता है, ठीक है ना। तो मतलब वो टूटेगा भी नहीं और खींचता ही जाओ, जैसे कि रदरफोर्ड ने गोल्ड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो डक्टाइल था, उसको शीट को पीट कर, ठीक है ना, उसने एक शीट बना लिया और फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया अल्फा पार्टिकल को, ठीक है ना। तो बच्चे वही कहानी है, ये पूरा कहानी आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब ए तक गया तो परमानेंटली इलास्टिक था, ठीक है ना, ए से बी तक गया थोड़ा बहुत चेंजेस आया, बी से सी तक आया, अब उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आ चुके हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी खो चुका है, ठीक है। अब वहां पे प्लास्टिक प्रॉपर्टी आना शुरू होगा, एंड सी से ई गया तो बच्चे वो पूरा प्लास्टिसिटी शो करेगा, उसके शेप और साइज में चेंजेस आ चुके होंगे परमानेंटली के लिए। एंड ई से एफ पॉइंट एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि तब फोर्स लगाता जा रहा हूँ एंड वो टूट नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन फोर्स जैसे ही एफ पर पहुंचेगा ब्रेक हो जाएगा। तो ई और एफ में जितना डिस्टेंस रहेगा उस ऑब्जेक्ट की तन्यता, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तन्यता, मतलब वायर बनाने की पावर को दर्शाएगा। ठीक, तो ये पूरी कहानी है। ये अगर आपको कहानी समझ में आ रही है तो मतलब चैप्टर आ चुका है। अगर ये कहानी आपको समझ में आ रहा है तो चैप्टर आ चुका है। आप क्या करेंगे भाई बच्चे, इसको आप 5 बार बना के देखोगे, लिख लो,
इसको आप 5 बारी बनाकर देखोगे, एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, आना पूछ लेगा ई और एफ में, जब ऑब्जेक्ट ई और एफ से बीच में पहुंचता है तो क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक्सप्लेन करो। ए और बी से क्या आप समझते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा पूछ लेगा कि इसके मतलब बोलता रहा हूँ चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर खत्म है। अगर ये समझ गए तो चैप्टर खत्म है, आपको समझ में आ गया है, तो बच्चे ये समझ लो। एंड मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी आपके बुक में मिल जाएगा एंड आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। बस लिख दो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्या लिख दो? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करते हैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, अभी मान लो बच्चे ये है हमारा स्ट्रेस, ठीक, ये हमारा स्ट्रेन, ठीक है, एसिड बनाना है। एंड ये क्या है? 0 0, यहां से बच्चे ए तक, क्या है? ए तक, ये ए पॉइंट है जहां पे परमानेंटली इलास्टिसिटी शो कर रहा है वो, यहां पर क्या है? इलास्टिक, इलास्टिक है यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस स्ट्रेन लगाओगे, ठीक है, वो चेंजेस उसके पास आ रहे हैं, वो वापस रिगेन कर लेता है, ठीक है। एंड बी तक भी आए आप, ठीक है, बी बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होता है, बी थोड़ा सा टेढ़ा होता है, या ऐसे होता है, ये ज़्यादा हो गया, जरा सा होता है, ठीक है ना, ये आएगा बी, ठीक है बच्चे, ये आएगा बी पॉइंट, ये आएगा बी पॉइंट, ठीक, जहां पे थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये परमानेंटली तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत इलास्टिसिटी शो कर रहा है, जहां पे मतलब कुछ चेंजेस के साथ हुआ नहीं है, बस जरा सा दिक्कत आया है। अब यहां से ये सी तक पहुंचता है ऐसे, देखो सी तक पहुंच चुका है ये, ठीक, सी से ये ई तक पहुंचेगा, और ई से ये एफ तक पहुंचेगा, एफ तक, और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चार समझ में आएगा, देखना ए हमारा परमानेंटली इलास्टिक है, ठीक है ना, बी तक भी ज़्यादा कोई दिक्कत उसको हुआ नहीं, ज़्यादा कोई परेशानी हुई नहीं है। सी में क्या हुआ है, ठीक है ना, सी में क्या हुआ है बच्चे, इसको डी बोल दो, ठीक है ना, ये इसको ई बोल दो, रहने दो, ठीक है ना। सी में क्या हुआ है कि अब उसके अंदर परमानेंटली चेंजेस आ गए हैं, देखो यहां से, जो ये चेंज आया है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, जो ये चेंजेस आया है वो उसका चेंजेस आ चुका है, मतलब वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खत्म कर चुका है, उसका खत्म हो चुका है उसका, अब इस प्रॉपर्टी नहीं है इलास्टिसिटी की। बस अब यहां से फोर्स लगाऊंगा तो वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो जितना मतलब खींचेंगे उसको उतना शेप उसका बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चाहे वॉल्यूम, उसका साइज, कुछ भी, ठीक। तो ई तक पहुंच गए, अब ई तक पहुंचते देखो कितना चेंज आ चुका है, तो ये मतलब बॉडी भाई आ ही नहीं, रीगेन तो कर ही नहीं सकती, खत्म हो चुका है इसका रीगेन, वो सी पे खत्म हो चुका था, वो कहीं नहीं कर सकती रीगेन। लेकिन ई और सी, ई और एफ, ई और एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ई और एफ, एफ क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब कि एफ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट आपका टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, रबर बैंड टूट जा रहा है, रबर बैंड टूट, इतना फोर्स लगाया आपने कि वो उसका साइज शेप चेंज होते होते वो टूट गया, वो टूट गया। तो ये जितना ज्यादा रहेगा, ई और एफ का गैप जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही मटेरियल डक्टाइल है, उतना ही मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये ई और एफ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर लोहा है उसको पीट रहा हूँ और साइड परमानेंटली
चेंज हो रहा है, एट ब्रेकिंग पॉइंट एफ तक पहुंच गया, ई और एफ में जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस आएगा उतना ही उसके लिए अच्छा है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। एक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हो आप, मतलब ये सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि ए तक गया, बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे बट वो रिगेन कर लेगा। बी तक गया कि रिगेन करेगा नहीं, थोड़ा बहुत कर पाए, थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत नहीं करेगा। सी तक करेगा, बिल्कुल रिगेन नहीं कर पाएगा। ई तक करते ही अब उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, ठीक है, शेप बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है ना। एफ तक जाते ही, एफ पॉइंट एक ब्रेकिंग पॉइंट है, वहां पर जाके वो वायर टूट जाएगा, वो जो क्यूब था वो क्रश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्रश बिल्कुल बिल्कुल शेप भी खत्म हो जाएगा उसका, वो बचेगा ही नहीं। तो ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट है एंड ये बहुत ईजी है, आपको याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में यही बना के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा होगा जो हमने आपको बताया। अब रीजन ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, पहला क्या है, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू हमारा स्ट्रेन, ठीक है ना, ए तक। फिर इलास्टिक लिमिट हमारा सी तक, पॉइंट सी जो हमारा है इलास्टिक लिमिट है, फिर पॉइंट सी आएगा। फिर ब्रेकिंग पॉइंट एफ है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट एफ। फिर द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द ब्रेकिंग पॉइंट एफ इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ समझा चुका हूं आपको, ठीक है, क्या होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट द मैक्सिमम स्ट्रेस विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सब्जेक्टेड टू इट्स कॉल्ड द वर्किंग स्ट्रेस एंड रेशियो बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ये आपको भी समझ में आता होगा, अभी बहुत देखा भी होगा। देखो एक झूला जब बनाया जाता है बच्चे के लिए, ठीक है ना, पार्क आगसो पार्क जाना आप, तो वहाँ पे झूला वगैरह लगा होता है, ठीक है ना, जिसपे बच्चे झूल रहे होते हैं। तो पता क्या है, उस पर बताया जाता है कि ये 300 किलो तक का वेट सह सकता है, 300 किलो के बाद टूट जाएगा। ये 500 किलो तक का वेट सह सकता है और नहीं टूट जाएगा। तो उसको ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, देखो अभी समझ में आएगा ज़्यादा आपको, वहाँ से इस एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में अभी आपको आएगा, ठीक है। विद इन द इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस which an object can be subjected to is called a working stress। मतलब कि वो स्ट्रेस जिसमें ऑब्जेक्ट अपना लिमिट तक आज मतलब सह सकता है, उसकी सहने की लिमिट उसकी वर्किंग स्ट्रेस है। मतलब इतना तो सह लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, मैं सह लूंगा इतना स्ट्रेस। ज़्यादा देखो थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो सह लेंगे, जो थोड़ा सा स्ट्रेस है, ज़्यादा स्ट्रेस दिक्कत है, ज़्यादा स्ट्रेस दिक्कत है। एंड द रेशियो बिटवीन द वर्किंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जिस पर वो सह लेता है, ठीक है ना, वर्क कर लेता है, ठीक, थोड़ा बहुत सेव और चेंज करके काम चल रहा है, उसका वर्किंग स्ट्रेस। और जहां पे वो ब्रेक हो जा रहा है, बिल्कुल अपना शेप भी खत्म कर दे रहा है, वो पॉइंट ही ब्रेक हो जा रहा है, तार वो जो वायर है वो ब्रेक हो जा रहा है, तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है। तो रेशियो बिटवीन द वर्किंग स्ट्रेस, द रेशियो बिटवीन द वर्किंग स्ट्रेस एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑब्वियसली बात है ना बच्चे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप सिर्फ बोलने के लग रहा है, अगर आप किसी ने आपने झूला बनाया है तो और आप खुद से झूल रहे हो, लेकिन वो सिर्फ 2 साल के लिए बच्चे के लिए बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है जो चेन बना हुआ है वो चेन टूट जाएगा, ठीक है, वो चेन टूट जाएगा। तो उस वही तो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, आपको लिमिट बताया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना ही सह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बच्चे एक फिर से एक नया टॉपिक आया और बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, देख लो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रबड़। रबड़ के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। और फिर स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। देखो एक बहुत ही अच्छा कहानी आया, ठीक है, कि इलास्टिसिटी जो है वो रबड़ से ज़्यादा है स्टील की। रबड़ से, देखो रबड़ को मैंने खींचा वापस आ जाता है अपने, ठीक है, लेकिन स्टील को खींचूंगा तो भी वो आप वापस आता है। तो उसका जो इलास्टिक, हम कहते हैं रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, अरे जाना बोलते अरे दुकान वाले भैया इलास्टिक देना, पैंट ढीला हो गया है हमारा, इलास्टिक देना, जैसे बोल रहे होते हैं ना मार्केट में जाके आप सिलाई वाले भैया के पास, इसका ना इस पैंट का इलास्टिक खराब हो गया है, इलास्टिक लगा दो, है ना। तो मतलब रबड़ एक इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब ज़्यादा रिगेन करने की प्रॉपर्टी, रिस्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है स्टील के अंदर, रदर देन हमारा रबड़।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। अब ये हुक्स लॉ क्या होता है भाई, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। मैंने बताया था आपको कि इलास्टिक, जहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी लिमिट है ए बी पॉइंट तक था ना, तो जो हमारा स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, द स्ट्रेस इज अल्फा, द स्ट्रेन और स्ट्रेस इज कांस्टेंट ई, मतलब कि जो हमारा स्ट्रेस है वो जो बच्चे हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। यही हुक्स लॉ है। क्या है ये, हुक्स लॉ, मतलब जो हमने मजे मजे में पढ़ लिया वो हुक्स लॉ कहते थे, तो हुक्स लॉ कहते थे। ग्राफ क्या था, ऐसे था, फिर थोड़ा ऐसे गया, फिर ऐसे होके, गलत बना दिया कि ग्राफ ऐसा था, ऐसा गया, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा चेंज हुआ, फिर ऊपर गया और ब्रेक हो गया। ये पॉइंट एफ था, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है और ये ए है, ठीक। तो ऐसे बना के देख लेना है, ऐसे आप लर्न कर लोगे। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ, एक आ गया, दिस कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी ई इज मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ई, अब देखो कांस्टेंट को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ई आता है, एंड ई मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ई आएगा, अगर ई आएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ई आएगा, और अगर ई 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक, अगर 0 है तो प्लास्टिक। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 हमारे इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, आपको ये भी हमको पहले भी बता चुका हूं। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो पहले लेंथ में चेंज हो रहा होगा, नोट कर लो, लेंथ में या फिर एरिया में या फिर वॉल्यूम में, है ना भाई, इतना चेंज आता है ना। लेंथ में डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है, एरिया में डेल्टा ए अपॉन में ए, डेल्टा ए अपॉन में ए, और वॉल्यूम में डेल्टा वी अपॉन में वी होता है। अब आगे देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, अब आगे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अब रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। क्या होता है भाई कि बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या है कि जो उसका रेडियस है, क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वो क्या है, यंग मॉडुलस। इसको लिखते हैं ऐसे, अरे ऐसे लिखते हैं वाई से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बच्चे बल्क मॉडुलस, तो आ गया द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब वॉल्यूम वाला कहानी, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर लग रहा था और उसके शेप में चेंज हो रहा था, वॉल्यूम में शेप में, और स्ट्रेस में शेप चेंज नहीं, सिर्फ साइज चेंज होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, और शियर मॉडुलस, द रेशियो ऑफ द शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ध्यान से सुनो, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, ये पहले पढ़ चुके हैं सब, शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है वीडियो में देख लो जाकर दोबारा क्या होता है, ठीक है, टू शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस लगाने पे क्या हो रहा था, स्ट्रेन लगाने में क्या हो रहा था, और शियरिंग क्या होता है, जो परपेंडिकुलर लग रहा होता है वो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देखो बच्चे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, यंग मॉडुलस के ऊपर, बल्क मॉडुलस के ऊपर, एंड बच्चे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर या फिर शियर मॉडुलस के ऊपर, ठीक है। अब इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, क्या है इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, व्हेन अ स्प्रिंग इज आइदर कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड, अगर एक स्प्रिंग को दबाया जाए या फिर खींचा जाए
ठीक है, इट्स अंडरगो अ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन कैपेबल टू परफॉर्मिंग द वर्क। वो वैसी बात है कि भाई अगर मैं किसी स्प्रिंग को दबा दूं तो उसके पास एनर्जी स्टोर हो गया है, ठीक है, छोड़ूंगा तो आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं और छोड़ दूं तो उसके अंदर एक स्टोरिंग फोर्स आ गया है, फिर से वो वर्क कर सकता है। और वर्क जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, के एक्स आता है ना, जो उसका फोर्स होता है वो के एक्स के बराबर होता है, एंड जो उसका टोटल फोर्स एनर्जी होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, जो हमारा 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हम निकाल पाते थे, पिछले चैप्टर में आपको सब पढ़ाया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे पूरा सिस्टम है, सिस्टम आपको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। एंड लेकिन जो आपको बताया ना यंग मॉडुलस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो ये जितने भी यंग मॉडुलस थे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस, ये तीनों ही याद करना है आपको, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब इलास्टिक एनर्जी क्या होता है, क्या होता है इलास्टिक एनर्जी, इट इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह होता है, ठीक है ना। एंड इट्स एनर्जी विच इज एसोसिएटेड with the state of the compression and extension of the elastic object like a spring। मतलब कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पानी को ऊपर लेके गया एंड जैसे ही नीचे में नल चालू करूंगा पानी नीचे शुरू हो जाएगा प्रेशर के साथ, तो मतलब पानी के पास क्या है, पोटेंशियल है कि वो काम कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऐसी एनर्जी उसके पास क्षमता है कि वो काम कर सकता है, काम करने की क्षमता को, एबिलिटी को, कि उसके क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस लड़के में तो पोटेंशियल है, आगे बढ़ेगा, आप में पोटेंशियल है कि आप जेईई मेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी एबिलिटी को बताना ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो क्या है, इलास्टिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है कि मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे ही हटाया तो वापस से वो आ गया, तो मतलब जैसे ही वापस आया तो उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स इकट्ठा हुआ था, तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स था उसके पास एनर्जी इकट्ठा हुआ था, इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी था। तो मतलब क्या, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग को मैं दबाऊंगा खींचूंगा तो 1/kx² के बराबर आ जाएगा, 1/2 kx² एनर्जी हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक। चलिए और क्या लिखा है इसके अंदर भाई, इट काइंड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द सेम ऑफ द स्टेट ऑफ द कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट लाइक अ स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये अवेलेबल रहता है और काम करने की क्षमता इसके पास होती है। अब आगे बच्चे कुछ क्वेश्चंस एंड देख लो आप, इंपॉर्टेंट है एंड अपने आप को चेक कर सकते हो कि कैसे आप कर सकते हैं। द स्ट्रेस में भी लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल, शेयरिंग, तो है तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। तो ऐसे करके ऑल ऑफ दी अबव पे लगा देंगे, तो टिक लगा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल में यहाँ पे क्या होता है, लेंथ में चेंज आता है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आता है, यहाँ पे शेप में चेंज आता है। चैप्टर पढ़ो यहाँ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर देख लो, क्वेश्चंस भी देख लो भाई, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये तो देख लिया आपने। ठीक है बच्चे, इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक, एंड सॉल्व करके देखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है 4-5, सॉल्व करना है इसको। पहले क्या है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, एक्सप्लेन्ड। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से, अभी एक बताया था मैंने आपको फैक्ट कि हाँ भाई, बोलोगे हाँ ऐसा होता है, फिर क्यों होता है वो ग्राफ बना के समझाओगे, जो ग्राफ बताया आपको मैंने, ठीक। तो ये पूरी कहानी है एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एंड बच्चे आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देख लो, एंड अगर टाइम बचाना है तो 1.5x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बेसिक एग्जांपल देके आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी बच्चे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लोगे तो सही रहेगा। एंड आपको ये नोट्स चाहिए जो थोड़ा बहुत मैंने आपको ड्रॉ किया आपके लिए, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको स्कैन कर लो, ठीक है, क्या कर लो, इसको स्कैन कर लो, थोड़ा ये टाइम लेता है प्रिपेयर होने में, ये लो, ठीक है, इसको स्कैन कर लोगे तो आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने बता दिए, क्वेश्चंस देख लो आप, एंड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। एंड बच्चे चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, तो बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार,
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।